So, hello guys, welcome to another video. In this, we'll start introduction to quantum mechanics. ठीक है जो रेफरेंस बुक हम एज यूजुअल फॉलो करें, उन्हीं में यूज करें. So now we will see that why do we need this quantum mechanics and how the things are done. So let's get started. सबसे पहले महसूस करते हैं कि अगर कोई हमारे पास बॉल है, ठीक है, and we give a force to it, ठीक है, and this body has a mass m. So according to laws of classical physics, acceleration that will be given by the force will be according to this formula कि जो acceleration है वो इतना आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बट व्हाट इफ सपोज मेरे पास एक मेटल है, ठीक है, इस मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और मैं एक लाइट के थ्रू फोटो हाँ, फोटोन इस पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो जो फोटोन्स है मेरे वो आके इस पर गिरेंगे मेटल पे. तो सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन का कुछ मास m होगा, तो क्या वो फोटोन्स जो आ रहे हैं वो इससे टकरा करके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देंगे. अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स, जो क्लासिकल फिजिक्स कहता था बिफोर द फेलियर, क्लासिकल फिजिक्स कहता था कि जब मैं लाइट जो है किसी भी मेटल पे डालूंगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है मेरे इलेक्ट्रॉन्स है वो मेरे रिजेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, क्यों? चूंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट थ्रेशोल्ड के ऊपर है. ये फोटोन्स के पास कुछ मोमेंटम है, तो ये मोमेंटम के साथ आके इसे कोलाइड करेंगे और जो इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल से निकल जाएंगे. क्लासिकल फिजिक्स सिंपल एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम. बट ऐसा नहीं हुआ. व्हाई? ऐसा नहीं हुआ. ये शोज कि क्लासिकल फिजिक्स हमारी फेल कर गई. तो इसको आइंस्टाइन ने इंटरप्रेट किया. पहले प्लैंक ने पोस्टुलेट दिया कि जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, जो थर्मल रेडिएशन है, वो जब भी मेटल या इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो फिर जो एनर्जी रेडिएट होता है वो डिस्क्रीट पैकेट्स में होता है जिसमें क्वांटम कहते हैं. ठीक है, तो 1900 में प्लैंक्स ने अपना पोस्टुलेट दिया कि जो एनर्जी है दैट इज एमिटेड इन डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा. ठीक है, तो इस एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करने लगे E इज इक्वल टू एच न्यू से, वेयर एच इज आवर प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हाँ, और जो V है दैट इज द फ्रीक्वेंसी. तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है 6.625 इंटू 10 की पावर माइनस 24 जूल पर सेकंड. ठीक है, इसकी जो यूनिट है जूल सेकंड होती है, जो कि एनर्जी की जूल होती है, फ्रीक्वेंसी की 1 अपॉन एस तो जूल एस. ठीक है, ताकि वो ये ओवरऑल यूनिट एनर्जी जूल हो सके. तो इन दिस वे ये 1900 में प्लैंक ने पोस्टुलेट दिया कि जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट पैकेट्स में क्वांटम है. फिर यही वाली चीज को यूज करते हुए 1905 में आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला था. तो ये इसने क्या सजेस्ट किया था कि जो लाइट है, लाइट की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी और जो मेटल है उसके पर्टिकुलर वर्क फंक्शन वी नॉट होगा. अगर वो वी में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होगा वो मेरा वी नॉट से ऊपर होगा, तो ही इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट होंगे वरना रिजेक्ट नहीं होंगे. ठीक है, तो यही आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया कि कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है, अगर वो मटेरियल पे गिरा तो सिर्फ फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टी हो जाएगी ओनली जब जो मेरा फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट है इट इज ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड. अगर ये इस थ्रेशोल्ड से नीचे है देन देयर इज नो एनी काइंड एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड. तो दो दिस वाज द पोस्टुलेट गिवन बाय आइंस्टाइन. तो इसकी इक्वेशंस फिर जैसे करें तो ये जो है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट ने इन्होंने बताया कि जो फोटोन है उसकी पैकेट लाइक एनर्जी जो होगी वो इक्वल टू होगी, तो जो मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए होगा दैट इज टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर जो इलेक्ट्रॉन स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू एच म्यू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन ऑफ द मेट. ठीक है, तो इसको हम लोग एच मी नॉट से लिख सकते हैं. तो एच म्यू माइनस एच मी नॉट विच इज एच कॉमन वी माइनस वी नॉट. ठीक है, तो फिर जो वर्क फंक्शन है मेरा किसी भी मेटल के लिए दैट इज इक्वल टू एच म्यू नॉट. तो जब मेरी जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी या इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होगी, अगर वो मेरे वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट होंगे. तो दिस वाज कंप्लीट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो इससे क्लासिकल फिजिक्स की लिमिटेशन पता चली कि जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है या जो मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा है वो डिस्क्रीट पैकेट्स में हो रहा है इंस्टेड ऑफ कंटीन्यूअस. अगर एनर्जी डिस्क्रिटाइज्ड नहीं होता तो फिर किसी भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए इलेक्ट्रॉन जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू हो जाती है रिस्पेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी. बट ऐसा नहीं था. सो दिस वाज गिवन. तो इस पे ये वाला पहला क्वांटम मैकेनिक्स का यूज आया. उसके बाद हम लोग डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट की तरफ मूव किए, जहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स पार्टिकल लाइक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के बारे में पता चला, जो ऊपर में हमने अभी पढ़ा किया. इट इज बिहेविंग एज अ डिस्क्रीट पैकेट. ठीक है, तो ये लाइट का पार्टिकल लाइक नेचर हाँ शो किया. अब इसमें जो है कि इसमें क्या हुआ, ये डेविसन एंड जर्मन एक इलेक्ट्रॉन बीम थी, वो मेटल के साथ टकराया और जो है वो स्कैटर हो गया. ठीक है, तो इससे पता चला कि जो हमारा लाइट है वो सैंपल के साथ इंटरेक्ट करके रिफ्लेक्ट हो रहा है और स्कैटर हो रहा है. तो वो जो स्कैटरिंग एंगल है इट इज अ फंक्शन ऑफ एंगल, जो इलेक्ट्रॉन फ्लक्स है इट इज अ फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल. तो इसने इसमें फिर 1924 में डी ब्रुगली ने एक हाइपोथेसिस दिया कि जो मेरी मोमेंटम होती है फोटोन की वो प्रोपोर्शनल होती है उसकी वेव फंक्शन से, वेवलेंथ से. तो जो मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, या फिर माई लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन टी, वेयर लैम्डा इज व्हाट डी ब्रुगली वेवलेंथ. ठीक है, तो ही इज द मोमेंटम. तो ये डेविसन एंड जर्मन ने 1987 में ये डी ब्रुगली के हाइपोथेसिस को वैलिडेट किया. ठीक है, इसमें इन्होंने एक हीटेड फिलामेंट लिया था और हीटेड फिलामेंट में एक नॉर्मल इंसिडेंट जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है निकल का, उसमें इन्होंने इंसिडेंट किया. ये जो मेटल था, ये जो मेटल सैंपल था ये निकल का सैंपल था. तो जो डिटेक्टर है इन्होंने ये जो डिटेक्टर है इन्होंने एक स्कैटर्ड एंगल मेजर किया इलेक्ट्रॉन्स का एज अ फंक्शन ऑफ एंगल. तो जो पीक आया वो अराउंड 45 डिग्री के अराउंड आया था. तो दे शोड कि इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है जो लाइट डिफ्लेक्ट हो रहा है ग्रेटिंग से. ठीक है, तो इसके चलते इन लोगों को पता चला कि ये जो लाइट है इट आल्सो बिहेव्स एज अ वेव. तो पार्टिकल नेचर भी आ गया वेव का और वेव लाइक नेचर भी आ गया. तो दिस shows the duality of light. The light can behave as particle also, discrete quantum functions also, and it can also act as a wave.
तो अब जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने बड़े डिटेल में स्टडी करा, उनको इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना था, तो इट इज़ नेसेसरी दैट रिलेशनशिप ओनली कि जो मेरी मोमेंटम है वो एज़ अ फंक्शन ऑफ वेव वेरी करिए। जो मोमेंटम है इट इज़ अ पार्टिकल मैटर। जैसे कि कोई भी अगर मेरा पार्ट मास है, फाइनाइट मास है, वो किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो हम उसको मोमेंटम डिफाइन करते हैं एम इनटू वेलोसिटी वी। So this de Broglie established a duality in relation between particle nature and wave-like nature. That's why we study de Broglie wavelength. उसके बाद हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें जैसे लैम्डा इज इनवर्सली जो रिलेशन होता है सी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। ठीक है, लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो दिस इज द दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसके बाद हमें ये वाले स्पेक्ट्रम के बाद हम जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, और जैसे जैसे वेवलेंथ कम हो रही है वैसे वैसे बढ़ रही है। तो हम लोग की जितनी छोटी वेवलेंथ होगी, जैसे कि अगर स्पेक्ट्रली दिखाऊं तो ये मेरी नॉर्मल वेव है, अगर ये कर दें तो वेवलेंथ कम हो जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। सिमिलरली अगर मैं ये करूंगा तो इसकी वेवलेंथ बढ़ गई बट फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा ये गामा की तरफ मूव करेगा, और जो कि जो मेरा कोई भी पार्टिकल है जिसकी एनर्जी एच इंटू कोई भी अगर मेरी फोटोन अगर उसकी एनर्जी हम लोग प्लैंक्स पोस्टुलेट से लिखते हैं तो वो एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस साइड की वेव की एनर्जी ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे ये इस तरफ जाएगा एनर्जी कम होती रहेगी, जैसे जैसे इस तरफ जाएगा एनर्जी कम होती रहेगी। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फिर एक नॉर्मल से न्यूमेरिकल है जिसमें हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। हमें पार्टिकल की वेलोसिटी पता है, तो हमें पता है मोमेंटम इज व्हाट मास इनटू वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन गिवन है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31, और जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है 7 सेंटीमीटर पर सेकंड, हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में आ गया वैल्यू। तो वी गॉट द मोमेंटम। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए वी नो एच अपॉन पी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू अपॉन पी विच इज दिस। तो ये होगी इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, तो अभी तक हमने दो चीजें स्टडी कर ली, जो हम अभी समराइज कर देता हूँ मैं, जो जो हमने पढ़ा अभी हमने पढ़ा। दो फॉर्मूले ई इज इक्वल टू एच म्यू, किसी भी फंक्शन जो होता है वो एच म्यू नॉट होता है, और काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की अगर हमें निकालनी है तो वो एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट हो जाएगा। ये प्लैंक्स की हाइपोथेसिस थी, और जो डेविसन ने जर्मन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सिखाया दैट इज जो मेरा मोमेंटम होता है दैट इज एच अपॉन पी, फिर जो पी है दैट इज अपॉन एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये वाली रिलेशन अभी जब हम आगे क्वांटिटी का वेव डिराइव करेंगे तो हमें यूज होगा। तो दिस इज जस्ट द बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जितना जरूरी था जिसमें डेवलप पार्टिकल नेचर और ये। हाँ, इसके बाद आता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट सेज कि अगर सपोज मेरे पास एक एटम है और उसके अराउंड मेरे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बताना और इसका पोजीशन बताना और इसका वेलोसिटी बताना है कि इलेक्ट्रॉन किस किस पोजीशन पे है और किस वेलोसिटी पे है। तो आइडियली क्या होता है कि अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ऑब्जर्व करनी है तो हमें उसको देखने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होगा जो उसके साइज का होगा, और वो उससे आके टकराएगा, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है। बट जब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ इंसिडेंट होगा तो इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा ड्यू टू ट्रांसफर इन एनर्जी। अगर हम लोग वेलोसिटी ऑब्जर्व करने जाते हैं तो पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो व्हाट हाउ कैन वी ऑब्जर्व? तो इट सेड जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इट सेज दैट कि हम लोग कॉन्जुगेट वेरिएबल्स इंक्लूडिंग पोजीशन, मोमेंटम या एनर्जी और टाइम के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर दें जो कि एग्जैक्ट पोजीशन बताना या एग्जैक्ट वेलोसिटी बताना विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी इज इम्पॉसिबल। तो हमने एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जिसमें जो अनसर्टेनिटी है इन मोमेंटम डेल्टा पी, दिस अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और जो मेरा डेल्टा एक्स है दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो इसमें हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये डिवाइस किया कि जो मेरी दोनों के बीच में अनसर्टेनिटी है इट कैन बी मिनिमम ऑफ मिनिमम एच बार। एच बार क्या होता है? एच अपॉन टू। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.054 इंटू 10⁻34 जूल। ठीक है, और इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो लाइक जो डेल्टा पी है इसको तुम एक्सटेंड करके डेल्टा ई, बिकॉज मैं इट इज प्रोपोर्शनल इनटू डेल्टा टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि अगर तुमको और डिटेल में तो एम वी और ये डेल्टा एक्स है तो इसको डिवाइड बाई टी कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाई टी कर दो तो ये एनर्जी हो जाएगा। ये सॉरी टी कर दो तो ये डेल्टा टी आ जाएगा और ये पूरा का पूरा एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर वे इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार। ठीक है, तो हमने दो रिलेशन एस्टैब्लिश करे, डेल्टा पी इंटू डेल्टा दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन position and uncertainty in momentum is always greater than or equal to h bar, and delta e और delta t is always greater than equal to delta h h bar। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है इम्प्लाइज कि जो साइमल्टेनियस मेजरमेंट है एक एरर का इट हैज सर्टेन एरर। तो दिस मॉडिफाइड प्लैंक्स कांस्टेंट इज अ वेरी स्मॉल एरर, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ओनली सिग्निफिकेंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हम लोग जो अनसर्टेनिटी पे फंडामेंटल है एंड इट डज नॉट ओनली डील विद द मेजरमेंट्स, ये सारे एरर्स को अकाउंट करके होता है कि एटलीस्ट इतना अनसर्टेनिटी तो हमेशा रहेगा ही। ठीक है, सो वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देयरफॉर वी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नहीं बता पा रहे, लाइक हम लोग नहीं बता पा रहे तो हम लोग प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन की एक जगह होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जब हम लोग कोई भी चीज सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते तो हम लोग उसको प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट उस चीज का करते हैं। तो विल सी कि हम लोग डेवलप करेंगे कि किसी भी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करने के लिए प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम जो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंस्टेड ऑफ डिटरमाइनिंग हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन करेंगे
इसको जिससे हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे कि उस जगह किसी भी इलेक्ट्रॉन का होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक की तरफ, विच इज स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्क्रॉडिंगर्स इक्वेशन और स्क्रॉडिंगर स्केट। तो मैं आपको थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स का आइडिया देता हूँ। आप लोगों ने स्क्रॉडिंगर केट की स्टोरी तो सुनी ही होगी, ये बहुत ही फेमस क्वांटम स्टोरी है और ये क्वांटम सुपरपोजिशन को एक्सप्लेन कराने के सबसे बेसिक एग्जांपल की तरह भी सर्व करता है। तो इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास कैट रहती है और एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल होता है जो डीके करता है और एक पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, व्हाट हैपेंस इज ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होता है ये डीके करता है और डीके करने के बाद यहाँ पे गाइगर काउंटर होता है जो रेडियो एक्टिविटी मेजर करता है। तो गाइगर काउंटर में क्या सेट होता है कि अगर 1 घंटे में ये 50% से ज्यादा डीके हो जाता है तो जो काउंटर है वो बस हो जाएगा, जिससे ये हैमर गिर जाएगा, ये हैमर गिर के ये पॉइजन गैस रिलीज हो जाएगा और कैट मर जाएगा। ठीक है, तो जो स्टोरी इज द कैट इज इनसाइड अ क्लोज बॉक्स में रेडिएटिव एटम है, एक जायजा काउंटर है, एक हैमर है, एक पॉइजन पेयर है। तो रेडिएटिव एटम का चांस है कि 50% वो डिके करेगा 1 घंटे में। अगर डिके हो जाता है तो गाइगर काउंटर क्लिक हो जाएगा और जो हैमर है वो पॉइजन वाइल को तोड़ के कैट मर जाएगा, जो कि पॉइजनस गैस रिलीज होगा। अगर एटम डिके नहीं होता कुछ नहीं होगा, कैट जिंदा रहेगा। और बॉक्स जो है इट इज कम्प्लीटली सील्ड सो नो वन कैन सी इनसाइड द बॉक्स। तो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो बॉक्स है दिस इज कम्प्लीटली सील्ड। ठीक है, कोई भी मैटर इसके बाहर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो हाउ विल यू टेल कि एटम जो है वो डिके हुआ या नहीं हुआ? और इन अदर वर्ड्स वी कैन आस्क द सेम क्वेश्चन इज कि कैट मरा या जिंदा है। तो दैट्स द क्वांटम ऑब्जर्वेशन प्रिंसिपल कि जब तक आप इस बॉक्स को खोल के ऑब्जर्व नहीं करते द कैट एज वेल एज द एटम विच इज डिकेइंग आर इन सुपरपोजिशन। अगर एटम सुपरपोजिशन में है कि वो डिके हुआ या नहीं हुआ, इट हैज टू स्टेट्स, वो डिके हो भी सकता है नहीं भी हो सकता अनलेस यू ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट कि वो डिके हो गया या डिके नहीं हुआ। तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स कि जब तक आप किसी भी स्टेट को क्वांटम स्टेट को ऑब्जर्व नहीं करते हो वो कोहेरेंस में रहता है। जब उसे आप ऑब्जर्व कर लेते हो तब वो डिकोहेरेंस में चला जाता है, देन यू कैन सेपरेट इट इनटू टू रियलिटीज। अभी जो है ये एक मिक्स रियलिटी स्टेट है जिसमें कैट जिंदा भी है और मर भी गया। So, according to the quantum mechanics, before we open the box, the atom is in superposition, decayed and not decayed at the same time. ठीक है, तो the cat's fate depend on the atom. अगर atom decay हो गया, then the cat has died because the poison has leaked. Else not. So the cat is also both alive and dead at the same time. अब आप ही बताओ क्या ये possible है कि क्या कोई cat at the same time जिंदा और मर सकता है? No, right? Because it's a macroscopic living organism, and applying quantum mechanics like quantum physics to this cat is ridiculous. Like it's a joke. Why will you talk like कि cat जिंदा है मर गया? So this was exactly the idea कि when we observe the system, the quantum superposition collapses and the cat becomes alive or dead. ठीक है, तो जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कैट मर गया है। तो दिस आइडिया शॉक दैट द ऑब्जर्वेशन प्लेज द रोल इन डिसाइडिंग द रियलिटी। इट्स नॉट कि कैट एक्चुअली में जिंदा है नहीं, बट आप जब ऑब्जर्व करोगे, जब आप बॉक्स खोलोगे कि कैट जिंदा है या मर गया, देन यू गेट टू नो व्हाट्स द रियलिटी। सो व्हाई दिस स्टोरी वाज प्रपोज्ड, क्यों हम लोग ने इतना रिवॉल्व करा? बिकॉज इट क्रिटिसाइज क्वांटम मैकेनिक्स कि हम लोग क्वांटम रूल्स को ब्लाइंडली अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल रिजल्ट इन एब्सर्ड रिजल्ट्स इन द माइक्रोस्कोपिक रियल वर्ल्ड। बिकॉज द क्वांटम मैकेनिक्स वर्क्स good for atoms because they are in uncertain state. But applying it directly like objects, large objects like cat or the macroscopic world is paradoxical because the cat can't be alive or dead at the same time. Okay? So cats don't stay in superposition. Interaction with the environment causes decoherence. Before the cat was in coherence or superposition, when we opened the lid, then the states collapsed and then the environment causes the decoherence. So we never say half dead, alive, half cats when we observe the box. So Schrödinger cat is a thought experiment illustrating the paradox of applying quantum to microscopic objects and highlighting the measurement problem in quantum mechanics. So this was the Schrödinger's cat thoughtful experiment. तो इससे हम लोग ने डिवाइस किया and we went on to mathematical equations of Schrödinger equation. कैसे? So this is the famous non-realistic Schrödinger equation, which is I j bar phi of r comma t is a Hamiltonian function of this. Don't focus on the mathematical operators. Just listen कि जो Hamiltonian operator is the total energy operator and it suggests that कि जो total energy है वो दोनों से conserved है. ठीक है, so it says that कि अगर जो मेरा phi है, it's a linear operator, Hamiltonian is a linear operator, so it's a linear equation. Linear equation means that my phi 1 phi 2 if they are solutions, then the linear combination of them will also be a solution. So phi 1 is a solution, phi 2 is a solution, and the linear combination is also a solution. This is the general idea of a linear equation, the linear differential equation. Hamiltonian is a linear operator, therefore this equation is a linear differential equation. So what it suggests that कि अगर मैं states को ऐसे मान लूं कि मेरा जो phi 1 है it is not decayed and phi 2 is decayed and it is an alpha and beta, then this phi of atom is in superposition. This is exactly how we represent superposition even in the qubit. कि जब हम लोग जब क्यूबिट रिप्रेजेंट करते हैं एसेंशियली रिप्रेजेंट इट एज दिस। ठीक है, दिस इज द क्यूबिट। सो इट सजेस्ट कि मेरा जो स्टेट है वो 1 भी है 0 भी है, सो इट इज सिमिलर टू दैट थिंग कि जो मेरा फाइव एटम इट इज डिकेड आल्सो एंड इट इज नॉट डिकेड आल्सो। सो दिस इज क्वांटम सुपरपोजिशन, देयरफॉर बिफोर द मेजरमेंट बोथ द स्टेट कोएग्जिस्ट। लेकिन जब हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं देन इट कोलैप्सेस टू आइदर 1 और 0 और इट कोलैप्सेस टू आइदर डिके और नॉट डिकेड। ठीक है, only after we observe it. ठीक है, before observation we cannot say anything. So similarly, when we go to the detector, not decayed means detector is off, and decayed means detector is on, and this combined state means the cat is alive, and this combined state means the cat is alive. तो फिर जो एटम का सुपरपोजिशन था, if it is decayed or not decayed, it is transferred to the superposition of cat, if it is alive or dead. And this, when we apply the quantum rule to this atom, it is valid. But when we copied this quantum rule blindly to a cat, then this is wrong because we can't apply quantum physics blindly to microscopic living organisms. So the cat is in superposition of alive and dead. So this is very strange. So
the Schrodinger or Erwin Schrodinger designed this to show how the strange the conclusion is. So coming to this, like we need to apply the quantum physics, quantum equations, the Schrodinger equation to nano world or the microscopic world very carefully and do not translate to classical microscopic world. So this was the overall idea behind the Schrodinger equation and Schrodinger gate. Now we will use the Schrodinger equations to understand the quantum states because the quantum states in an atom are governed by these equations, and it is valid also because the position in like we studied before कि जो Heisenberg uncertainty principle position और time में जो uncertainty होती है उसकी वजह से we can define the probabilistic position of an atom of an electron in an atom through these equations. So Schrodinger equation is valid for those because unless we observe it, the state doesn't collapse. So measurement plays an important role. So coming to non-realistic uh, Schrodinger equation, it is the general Schrodinger wave equation. ठीक है इसमें जो आपके terms है, this is the one dimensional Schrodinger wave equation. Here the phi of x of t, it is the wave function. This is the wave function. V of x is the potential function, and j is the imaginary root, obviously. And these are the theoretical arguments that this verify that the Schrodinger wave equation is a postulate of quantum mechanics, as we have seen before. ठीक है तो जो wave function है, this phi of x, it describes the behavior of a system. ठीक है एंड इट्स अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जो हम लोग अपने सिस्टम को मॉडल कर रहे हैं वो फाइव एक्स टी में करें कि जो भी हमें बताना है किसी भी पार्टिकल का अगर हमें पोजीशन ऑफ एक्स या पोजीशन ऑफ टाइम बताना है, फंक्शन ऑफ टाइम या फंक्शन ऑफ एक्स बताना है, तो हम लोग उसको फाइव एक्स कॉमा टी से प्रेजेंट करते हैं. तो दिस इज द इक्वेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि जो मेरी स्कॉर्डिंगर वेव की इक्वेशन होती है, इट इज माइनस एच बार स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर फाइव ऑफ एक्स कॉमा टी डेल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स फाइव ऑफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू जे एच बार डेल ऑफ साई ऑफ एक्स कॉमा टी बाय डेल टी. So this is the imaginary constant. Now we can devise it like जो मेरा wave function है phi of x comma t, it can be separated as a separation of variable because my time and position are independent quantities. So we will represent phi of x comma t as phi of x and psi of t. Phi of x and phi of t. ठीक है तो this is a function of only x and this is a function of only time. Okay, so in this equation we will substitute it and see. So substituting this in this equation, what we get is minus h bar square by 2m del of x phi of x comma t by del of x is a function of only x, so phi of t will come outside and it will be phi of t del square only psi of x by del x plus v of x psi of x phi of t is equal to j h bar. Again this is only a function of time, therefore psi of x will psi of x will come out. We get del of phi of t by del of t, correct? And now we divide this on both the sides. So we get this will go, and here will we have phi of x. Similarly, here we will have phi of t. Okay. So you can say this is the total potential energy because we have the potential function here, and this is the total kinetic energy. I know you can't relate it, but it is because this is the total energy equation. जो दोनों साइड एनर्जी है वो इक्वेट करें, दिस इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी. ठीक है सो we got this equation. So this is the function of x only. This is the potential function, and it is the function of time only. This is the function with respect to time. This is equal to total energy. So the left side depends only on x, and right only on t, and they most must be equal to the constant energy E. That is the total energy. Now we will separate it and solve the time independent parts and position independent parts separately. So first will solve the time part. So the time part का जो equation it is d phi by dt 1 by phi of t dt is equal to E j h bar. So when we rewrite this equation, we get A j h bar phi of t d phi of dt is equal to E. Correct. So we'll uh, send dt and h bar that side and keep it like this. So, uh, d phi by phi is equal to E by j h bar into dt. So integration on both sides, we get ln phi is equal to E times E by h bar, and j multiplying both sides, we get minus. So this is the equation. अब हमें सिर्फ phi की अगर वैल्यू चाहिए, तो my phi of t is equal to e की पावर minus j e by h bar into t. Okay, so this is the equation. Phi of t is equal to minus j e by h bar into t. And when we compare it to the wave equation, we know that the phasor form is given by e power minus j omega t. So here omega is equal to e by h. So energy upon modified Planck's constant represents the angular frequency of the wave in the Schrodinger wave equation. So the key highlight of this time independent part is that the time independent part can be represented as e to the power minus j omega t, where my omega is equal to e upon h bar. Only this is the part that you have to remember. So what we did till now is we took the unrealistic part of the Schrodinger wave equation. We split it into time and position independent parts. We equated to total energy on both the sides. This is the total energy on both the sides. And then we solved the time independent part. So this is the differential equation of the time independent part. And we got this equation where E of h bar is minus of j omega t. So here this shows the phase of the electron because over time as angular frequency of E by h bar. Then now we will solve the position part or the time independent part. This is this.
When you see this equation, we can bring e this side and take everything that side. Like if I try to solve it, uh, so let's solve it here. Minus h bar upon 2m d square phi of x by psi of x plus v of x minus e into 2 d of x square equal to 0. Or, or we have to write the differential equation as it is. So that is like d of x square phi of x equal to 0. So this is the exact equation. So we will use time independent equation further in our equation because we know the value of we'll find out the value of this equation as per our needs by applying the boundary condition. So first now we'll focus on this time independent part. So huh, what is the physical meaning of this equation? So we have found out that my time independent part, which is represented by this, is e to the power minus j omega t, where my omega is equal to e upon h bar. Done. So my total wave function, which was psi of x comma t, it was a function of psi of x and phi of t. Right? So now my phi of x can be represented as like as it is, and it can be minus j of omega t. Okay? So this is my wave function, where we can say that this is the amplitude of a wave. Like the amplitude will change as a function of x in a traveling wave, and this will change the phase. So it will together represent a traveling wave because my phase will change with respect to time and my amplitude will change with respect to x. So अगर आप लोगों को एक वेव के बारे में पता होगा कि जैसे कि ये एक मेरा ट्रैवलिंग वेव है और ये वेव अगर जा रहा है तो जब इसका सपोज ये x इक्वल टू 1 पे एम्पलीट्यूड इसका ये है तो x इक्वल टू 2 पे एम्पलीट्यूड ये है तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ फंक्शन ऑफ x वेरी कर रहा है और अगर ये पूरा का वेव टाइम के साथ आगे जा रहा है तो द वेव विल आल्सो मूव लाइक दिस. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव. ठीक है. तो ट्रैवलिंग वेव में जो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन. तो जो मैक्स है मैक्स बॉन्ड जो मैक्स है उसमें प्रेडिक्ट करा कि ये psi of x of t इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. इट इज नॉट अ रियल फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी. कॉम्प्लेक्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करना इज डिफिकल्ट. सो ये पॉस्टुलेटेड कि इसका जो स्क्वायर है इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल बिटवीन x to x plus dx. ठीक है. तो हाउ वी रिप्रेजेंट psi of x comma t square is represented by psi of x comma t multiplied by psi star of x comma t. Right. So it is equal to this was equal to psi of x e की power minus j omega t and conjugate part is I star of x and conjugate of this part is e of j omega t. So this multiplied by this gives us e to the power 0 which is 1. So we get pi of x, pi star of x equal to pi square x omega t. So my probability density function of finding a particle, it is only a function of x, it is not a function of time. ठीक है. तो अभी तक हमने क्या क्या समराइज कर लिया. अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ ली टोटल. हमने ये देख लिया कि हम हमने ये देख लिया कि नॉन रियलिस्टिक कोऑर्डिनेट वेव का इक्वेशन ये होता है. हम लोग वेरिएबल्स में सेपरेट करेंगे. वेरिएबल्स में सेपरेट करने के बाद इसको इस फॉर्म में लिखेंगे. इससे हमारे पास जो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन वही के बाद ओमेगा टी आएगा जहाँ पे ओमेगा ही सी बाई एच का. और इसी में हम लोग फिर जो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करके छोड़ देंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि जो मेरा phi of t it is e की पावर minus j omega t with this and phi of xt it is a function of this and phi of xt is जिसमें में phi of x is the amplitude and e की पावर minus j omega t जो भी हमने डिराइव करा it is the phase. So it represents a traveling wave. तो ये traveling wave is a complex quantity, so it has no any real physical quantity meaning. So Max Born decided to make it real by squaring it or taking it multiplying it with the conjugate part. So phi of xt is phi of xt comma phi of this and this represents the probability of finding an electron or probability of finding a particle from x to x plus dx. So it is given as phi of x dot phi star of xt. Therefore, phi of x phi star of x e to the minus j omega t and e to the power j omega t. So phi of x square of t is equal to this and this. So phi of xt is only a function of x and it is not a function of time. तो जब हम लोग इसको ओवरऑल पिक्चर के जैसे कि अब हम लोग एक एटम मानते हैं. एटम के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. ये इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है phi of x comma t. ठीक है. तो what is the probability of finding the electron in this shell is only a function of x. It is not a function of time. ठीक है. ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि the probability density function of a electron of finding electron is not a function of time. Statement true or false. So it's a true statement. It is not a function of time. So moving further, now we will see the application of Schrodinger wave equation जो हमने ऊपर में define करा. So one thing which I would like to tell you first कि अभी हमने derive करा pi square of x. It is the probability density function. ठीक है. तो इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है कि जो मेरा phi of x है
जो हम लोग प्रोबेबिलिटी से लेते हैं कि जो मेरा फाई ऑफ एक्स है इट शुड बी सिंगल वैल्यू एंड फाइनाइट, ठीक है। और चूंकि इसका जो डेरिवेटिव है फाई ऑफ एक्स, इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी एंड मोमेंटम वैल्यूज, तो इसका जो डेरिवेटिव है डेल ऑफ फाई ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, दिस शुड बी ऑल्सो सिंगल वैल्यू एंड फाइनाइट। And ultimately, as psi of x square is my probability density function, then minus infinity to infinity psi square of x dx should be equal to 1, ठीक है। अब आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा कि अगर सपोज मेरे पास एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज द पीडीएफ ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर जो इसका इंटीग्रेशन है पूरे एरिया में, दिस इज द वैल्यू इज 1 एंड एवरीवेयर इट इज सिंगल एंड फाइनाइट वैल्यूड, ठीक है। तो सिमिलरली दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इज द डेंसिटी फंक्शन। सो दिस वी आल्सो नोन एज द बाउंड्री कंडीशंस। तो हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस आ गई। एक बाउंड्री कंडीशन में है कि जो मेरी फाई ऑफ एक्स इट शुड बी कंटिन्यूअस फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यू, एंड सिमिलरली डेल ऑफ फाई ऑफ एक्स शुड बी सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे को ये चाहिए तो मेरे को फाई ऑफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस है, तभी तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। एंड सिमिलरली बिकॉज इट्स अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड वी वांट द एनर्जी टू बी कंटिन्यूअस एंड फाइनाइट, देयरफॉर डेल ऑफ साई ऑफ एक्स शुड आल्सो बी finite and continuous. So these are my boundary condition 1, boundary condition 2, and this is the overall condition that psi square x dx should integrate to 1। तो हम लोग इसको यूज करेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वाल। जैसे कि सपोज मेरे पास तीन रीजन है, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। तो रीजन 2 में वी हैव द पोटेंशियल वी एंड द इलेक्ट्रॉन वेव एग्जिस्ट। तो यहाँ पे एनर्जी और यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है द पोटेंशियल इज जीरो। सो द इलेक्ट्रॉन इज कन्फाइंड टू स्टे बिटवीन x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू a। So now we are taking the electron in the box and we assume that the electron is trapped in the region of width A. So my V of x is equal to 0 inside and V of x equal to infinite outside. So this is my potential barrier कि ये मेरा है, ये x equal to 0 है, ये x equal to a है, ये बॉक्स है। इसके अंदर जो मेरा पोटेंशियल इट इज 0 और इसके अंदर जो यहाँ पे जो मेरा पोटेंशियल इट इज इनफाइनाइट। सो एक इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर है इट हैज नो वे ऑफ रीचिंग और मीन्स क्रॉसिंग दिस बैरियर बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर। तो जो इलेक्ट्रॉन है इट इज ट्रैप्ड इनसाइड दिस बॉक्स। That is the equation. So defining inside the box this when v of x is equal to 0, we will use the position independent equation जो हमारे पास था यहाँ पर। This is the time dependent equation, time independent equation। इसमें हम लोग v of x को 0 पुट कर देंगे। v of x को 0 पुट करने से क्या आएगा, डेल स्क्वायर फाई ऑफ एक्स एल स्क्वायर प्लस 2m e psi of x इक्वल टू 0। एक्जेक्टली वही लिखा हुआ, डेल स्क्वायर फाई ऑफ एक्स प्लस के स्क्वायर फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0 बाय के इज दिस, ठीक है। हियर जो k है इट इज आल्सो नोन एज द वेव नंबर, ठीक है। अगर आपको याद हो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू फाई से, या फिर फाई अपॉन k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। Sorry, this is not valid. Phi upon k is equal to 2 pi upon lambda. Therefore, my k is equal to pi lambda upon 2 pi. ठीक है, this is the wave number. Therefore, k is directly proportional to wave number. और k is equal to 2 pi by lambda also. So, my k is equal to 2 pi by lambda. ठीक है, so this is my k. K is the wave number and it is represented by 2 me by h square. So, the solution of this different 2 degree, अगर आप लोग को ये 2 डिग्री सॉल्व करना आता हो, ये रिप्रेजेंटेड बाय डी स्क्वायर प्लस के डी इक्वल टू 0। सो k d खाली k because there is no any other derivative term, d square plus k equal to 0, therefore d square is equal to plus minus k, therefore d is equal to 1 plus minus under root of k। अब चूंकि k इज माई अंडर रूट क्वांटिटी तो फिर माइनस के, तो फिर यहाँ पे आएगा प्लस माइनस जे के, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो इसका जो इक्वेशन है दिस इज कॉम्प्लेक्स रूट इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज माई सोल्यूशन y इज इक्वल टू cos ऑफ के एक्स प्लस साइन ऑफ के एक्स विथ कोफिशिएंट्स a एंड b, ठीक है। तो दिस इज माय ओवरऑल सॉल्यूशन विद फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू a cos ऑफ k प्लस b sin ऑफ kx। तो हम लोग इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे क्योंकि हमारा जो बाउंड्री है उसमें पोटेंशियल जीरो है। तो वेव फंक्शन शुड आल्सो बी जीरो बिकॉज बाहर में इस रीजन के बाहर में यहाँ पे कोई वेव एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो साई ऑफ एक्स शुड बी जीरो। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो माई फाई ऑफ जीरो इक्वल टू a cos जीरो b sin दिस इज इक्वल टू जीरो, देखो इससे मेरा ये तो जीरो हो जाएगा, तो a शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इससे मेरा एक आ गया, तो जो मेरा इक्वेशन बचा इसमें मेरा ये टर्म जीरो, तो हम जो इक्वेशन बचा इट इज ओनली फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू b sin ऑफ kx। अब हम लोग सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पे भी जीरो होना चाहिए, x इक्वल टू a पे b sin ka इक्वल टू जीरो, देखो b है b sin ka इक्वल टू जीरो। अगर मेरा b भी जीरो हो गया देन माय इक्वेशन इज जीरो, तो इसका तो कोई पॉइंट नहीं है, देखो माय b हैज टू बी नॉन जीरो, दिस इंप्लाइज व्हाट हैज टू बी जीरो, माय sin ऑफ ka शुड बी इक्वल टू जीरो, करेक्ट। देखो ये साइन कहाँ जीरो है, सारे मेरे मल्टीपल्स ऑफ फाइव है, देखो माय a इज इक्वल टू एन पाई बाई सॉरी माय k इज इक्वल टू एन पाई बाई k। अब मेरा k क्या था, मेरा k था अंडर रूट ऑफ 2 m e बाई h बार स्क्वायर, बाई h बार राइट, h बार स्क्वायर विच इज इक्वल टू एन पाई बाई a, दोनों साइड होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो 2 m e बाई h स्क्वायर इज इक्वल टू एन पाई और एन पाई बाई a का होल स्क्वायर। देखो माय एनर्जी E इज इक्वल टू h बार स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई a स्क्वायर अपॉन में 4। तो इससे क्या निकला कि जो इलेक्ट्रॉन है मेरा, सपोज दिस इज द बॉक्स जी कि यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल है, यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल है और यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है।
तो फिर इसमें जो मेरी साई ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन जो मेरा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी जो एनर्जी है, उसकी एनर्जी जो है वो ये है। और एनर्जी आप देख सकते हो कि एन जो है मैं डिस्क्रीट क्वांटिटी है, लाइक मेरा एन इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो फिर जो इससे मेरा एनर्जी आएगा वो भी डिस्क्रीट आएगा। जैसे कि ये मेरा पहले लेवल का एनर्जी हो गया। इसके बाद जो एनर्जी आएगा मेरा, वो 4 आएगा, एच बार स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2 m a स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इससे जो मेरी एनर्जी आ रही है वो डिस्क्रीट आ रही है। तो दिस शोज कि इलेक्ट्रॉन जो मेरा एक इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर में एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी जो एनर्जी है, जो मेरा एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन का, वो डिस्क्रीट क्वांटिटीज में एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस वाज द टोटल ऑब्जर्वेशन कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज एग्जिस्टिंग एज डिस्क्रीट क्वांटिटी। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फाइंड आउट। अब हमारे पास एक और बाउंड्री कंडीशन गिवन है कि जो मेरी साई ऑफ एक्स है, इट शुड साई ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी शुड इक्वल टू 1। करेक्ट। अब जो मेरा साई ऑफ एक्स निकला, अभी जो हमने वो निकाला साई ऑफ एक्स, अभी हमने पाया कि साई ऑफ एक्स इक्वल टू बी साइन ऑफ के ए। करेक्ट। सॉरी, बी साइन ऑफ के एक्स। करेक्ट। और इसमें जो मेरी के की वैल्यू है, के की वैल्यू इज इक्वल टू एन पाई बाई। ठीक है, यहाँ पे भाई के इज इक्वल टू एन पाई बाई ए। ठीक, इसका जो होल स्क्वायर है शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज द केस। अब चूंकि मेरा साई ऑफ एक्स है वो 0 से a तक ही एग्जिस्ट करता है, तो लिमिट चेंज हो जाएगी मेरी 0 से a बी स्क्वायर। ठीक है, हमें बी स्क्वायर की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। साइन स्क्वायर, अभी तो हमने जो वैल्यू निकाली, हमने तो ये बताया था कि जो मेरा बी है, यहाँ पे जो मेरा बी है वो नॉन जीरो, बट बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक और बाउंड्री कंडीशन यूज करें, वो ये वाली। साइन ऑफ के में हमने जब ये वाला चीज जीरो करा तो हमने के की वैल्यू निकाल ली, जिससे अभी हम लोग बी की वैल्यू निकाल पाएंगे। साइन स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। करेक्ट। तो फिर इससे जो मेरा बी स्क्वायर आ रहा है, साइन स्क्वायर के एक्स डी ए। तो साइन स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है, कैसे खत्म? कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। करेक्ट। therefore my sin square x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x प्लस 1/2। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो हाफ ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस कॉस ऑफ 2x/2, कॉस 2x इंटीग्रेशन साइन 2x ऑन में 2, और एक और हाफ। करेक्ट। और जो लिमिट चल रहा है वो है 0 से a, 0 से a। करेक्ट। तो ये हो गया a/2 प्लस इसमें जो साइन ऑफ 2a/4 माइनस 0। और यहाँ पे के एक्स भी है एक्चुअली, तो के एक्स यहाँ पे तो खाली एक ही आएगा, यहाँ पे 2 के एक्स आएगा, 2 के ए आएगा, और डिवाइडेड बाई 4 के आएगा। ठीक है, तो फिर 2 के ए, के की वैल्यू में पता है एन पाई बाई ए है, और मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू 2, तो ये भी जीरो होगा, तो मेरा ये पूरा का पूरा टर्म जीरो है, तो सी और सी a/2 आ गया। ठीक है, तो बी स्क्वायर इंटू a/2 इज इक्वल टू 1। सो मेरी बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2/a। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो मेरा इन्फाइनाइट पोटेंशियल वेल है, अभी हमने जो सॉल्व करा, ये मेरी इन्फाइनाइट पोटेंशियल वेल है। यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पोटेंशियल जीरो है। तो इसमें जो मेरा वेव का इक्वेशन है वो है फाई ऑफ एक्स बी साइन ऑफ के एक्स, जिसमें मेरा ए जो है वो जीरो है। तो मेरी बी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है अंडर रूट 2/a, और जो मेरी के की वैल्यू आ रही है वो एन पाई बाई ए है। और इसकी जो एनर्जी है, जो एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो है एन स्क्वायर स्क्वायर एच बार स्क्वायर आई स्क्वायर बाई वो है ए स्क्वायर। जिससे हमें पता चला है कि जो एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है वो डिस्क्रीट क्वांटिटी में एग्जिस्ट कर रही है। तो दिस इज द डेविएशन फ्रॉम द क्लासिकल फिजिक्स कि जो पार्टिकल एनर्जी है वो डिस्क्रीट क्वांटिटी ले सकती है, रेदर देन टेकिंग प्रॉपर कंटिन्यूस वैल्यूज। ठीक है, होपफुली आप लोग को इतना डेरिवेशन समझ में आया होगा। वही डिराइव्ड है, हमने बी की वैल्यू निकाली, हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई, तो बाउंड्री कंडीशन में बी की वैल्यू भी आ गई, और ऊपर हमने एन बाई पे निकाला, तो फिर जो मेरा फाई ऑफ एन एक्स आया वो ये आ गया। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ वेव इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वाल या बॉक्स। ठीक है, तो जो मेरी बॉक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रैप थी इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, इसमें जो मेरी बॉक्स में ट्रैप थी उसमें वेव की इक्वेशन ये आई। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो मेरा प्रूव हो गया कि एनर्जी जो है वो मेरी क्वांटाइज्ड है। तो एन मस्ट बी एन इंटीजर, देखो एनर्जी कैन नॉट बी कंटिन्यूअस, इट इज क्वांटाइज्ड। सो ये हम लोग यूज करेंगे आगे में टू सी द क्वांटम स्टेट्स जिसमें एनर्जी एग्जिस्ट करता है। सो गाइस, हमने तब स्टैंडिंग में हमने एनर्जी की इक्वेशन देख ली थी। जो मेरी एनर्जी की इक्वेशन थी वो थी एन स्क्वायर आई स्क्वायर एच बार स्क्वायर बाई 2 m a स्क्वायर, तो इट इज अ फंक्शन ऑफ एन स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको प्लॉट करें एक एक्सिस में, जिसमें मेरा ये एन है, ये एनर्जी लेवल है मेरा, और जो ये है एनर्जी यूनिट है, तो एन इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर 16। ठीक है, तो फिर इसमें इसके अकॉर्डिंग हम लोग साई ऑफ एक्स प्लॉट करेंगे। जो कि मेरा हमेशा जो बाउंड्री है, बाउंड्री पे मेरा साई ऑफ एक्स जीरो है, जो कि यहाँ पे मेरा पोटेंशियल जीरो है।
सॉरी, यहाँ पे मेरा पोटेंशियल वी नॉट है और अंदर में पोटेंशियल जीरो है। तो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हमेशा जो मेरी साई की वैल्यू होगी वो हमेशा जीरो होगी, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता मेरा, तो यहाँ पे फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी भी जीरो होगी। तो मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा अंदर ही रहेगा। तो जब भी एंटी नोड्स बनेंगे तो फिर जैसे जैसे एन वेरी करेंगे तो एनर्जी लेवल चेंज होंगे, तो नंबर ऑफ एंटी नोड चेंज होंगे। जैसे यहाँ पे एक ही एंटी नोड है, यहाँ पे दो एंटी नोड्स है, यहाँ पे तीन एंटी नोड्स है। सिमिलरली जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे तो नंबर ऑफ एंटी नोड्स बढ़ते रहेंगे। ऑल्दो अभी जैसे कि अगर हमें बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग साई ऑफ एक्स से तो बता नहीं सकते, तो देन वी विल स्क्वायर इट। स्क्वायर करने से क्या होगा, ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन दिस विल जस्ट बिकम पॉजिटिव एंड वी विल गेट द फंक्शन ऑफ साई स्क्वायर एक्स। अब ये जो साई स्क्वायर एक्स है, इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब आपको वेरियस एनर्जी लेवल्स पे आप बता सकते हो कि व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट विच पोजीशन। जैसे कि जब मेरा n इज इक्वल टू 1 है, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल है, लाइक द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज एट मिड पॉइंट व्हिच इज a/2। सिमिलरली एज वी गो टू हायर एनर्जी लेवल, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो आपको दो स्टेज में मिलेंगी, दिस एंड दिस। सिमिलरली अब जैसे और हायर स्टेज पे जाओगे तो आपको तीन नोड्स पे मिलेंगे, और हायर स्टेज पे जाओगे तो आपको इक्वल प्रोबेबिलिटीज चार पोजीशंस पे मिलेंगे। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ साई स्क्वायर, इट हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट द पोजीशन। ठीक है, तो हम साई ऑफ एक्स से एनालाइज करना मुश्किल है, बट इससे एक और पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से डिस्क्रीटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड है। जैसे कि अगर आप बात करो, अगर आप इस एनर्जी लेवल पे देखोगे, जैसे ये n इज इक्वल टू 1 था, ये n इज इक्वल टू 2 था, तो यहाँ पे n स्क्वायर की वैल्यू 1 थी और यहाँ पे n स्क्वायर की वैल्यू 4 थी। तो n इस पर्टिकुलर लाइन के अलाउंग, लाइक n इज इक्वल टू 1.5 के अलाउंग, वी हैव नो एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। क्यों? क्योंकि इस एनर्जी लेवल पे कोई वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, डायरेक्टली कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। इसी से हमें पता चला कि जो एनर्जी लेवल वो क्वांटाइज्ड होता है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसका पोटेंशियल जीरो, बाहर पोटेंशियल वी नॉट है, तो फिर कोई भी फाइनाइट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जिसमें ई इज लेस देन वी नॉट, वो इस पोटेंशियल वेरियर को क्रॉस करके नहीं जा सकते, तो इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इनसाइड द बॉक्स। और हम लोग उल्टा केस पढ़ते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन इज इन जीरो पोटेंशियल एंड इट इज टनलिंग थ्रू अ बैरियर। So we will introduce the concept of step potential, which is very important in semiconductor devices. Step potential. In step potential, what will happen? We have a potential barrier of V0, and the electrons are incident on this barrier. Okay. So if the energy of electron is less than V0, then classical physics के according, classical physics says particle can't penetrate the barrier. ठीक है, अगर मेरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई है और जो बैरियर है वो वी नॉट है, तो फिर इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को क्रॉस करके टनल नहीं कर सकता। बट क्वांटम मैकेनिक्स कुछ और बोलता है। सो विल स्टडी द इक्वेशंस एंड विल डिराइव कि हाउ द क्वांटम मैकेनिक्स कॉन्ट्रडिक्ट्स द क्लासिकल नेचर ऑफ दिस पार्टिकल्स, बिकॉज टेकिंग अ पोटेंशियल वेरियर डीलिंग विद द क्वांटम फिजिक्स, सो क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पे ब्रेक होती है। सो विल एज्यूम द कंडीशंस, विल राइट द कॉर्डिंग वेव इक्वेशंस एंड विल डिराइव द कंडीशंस। सो हमारे पास एक बीम ऑफ फ्लक्स है व्हिच इज मूविंग अलोंग द प्लस डायरेक्शन। दिस इज द बीम ऑफ फ्लक्स दैट इज मूविंग अलोंग द प्लस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन वेव। तो ये प्लस डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है एंड देयर इज अ सडन चेंज इन द पोटेंशियल, दैट इज v ऑफ x इज इक्वल टू जीरो फॉर एक्स लेस देन जीरो। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जो मेरी पोटेंशियल वेरियर है दैट इज वी नॉट, ये पूरी की पूरी पोटेंशियल वेरियर है। ठीक है, तो हमारे पास और जो मेरी इंसिडेंट फ्लक्स एनर्जी है वो वी नॉट से, तो क्लासिकली जो पार्टिकल है उसको कंप्लीटली डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन कांट क्रॉस द बैरियर। बट क्वांटम मैकेनिकली क्या होता है वैसे, ठीक है, तो हम लोग स्कॉडिंग का भी इक्वेशन लिखते हैं। तो जो हमारे पास पहला केस है, जो हमने रीजन वन डिफाइन किया जहाँ पे मेरा पोटेंशियल जीरो है, और रीजन टू डिफाइन किया जहाँ पे मेरा पोटेंशियल वी नॉट है, तो इस केस में अभी हमने जब ऊपर में लिखा था ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन फॉर माई पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, तो हमने जो उसकी टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट को सॉल्व किया था, तो हमारे पास ये सोल्यूशन आया था y इज इक्वल टू ए वन ई की पावर प्लस जे के वन एक्स प्लस डी वन ई की पावर माइनस जे के वन एक्स। ठीक है, और इसके लिए भी सेम ही आएगा, इसमें बस के वन की जगह वी विल हैव, इसमें जो मेरी के वन की वैल्यू थी इट इज अंडर रूट ऑफ 2m ई बाई एच बार स्क्वायर। इस केस में जो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो मेरी y इज इक्वल टू ए टू ई की पावर प्लस जे के टू एक्स प्लस बी टू ई की पावर माइनस जे के टू एक्स, और इसमें जो मेरी के टू की वैल्यू होगी डेट विल बी इक्वल टू 2m बी नॉट माइनस ई बाई एच बार स्क्वायर। ठीक है, तो फिर माई ई इज लेस देन वी नॉट, उस केस में जो मेरी वेव है इट इज अ रियल क्वांटिटी, so the under root will be positive, it can't have any complex number, so it is valid for e should be less than v naught only। ठीक है, तो इस केस में तो दो इक्वेशन हमने सॉल्व करे। तो ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन फॉर रीजन वन, जिसमें के वन का वैल्यू आ गया और लिमिट एविंग वेव की इक्वेशन आ गई। सिमिलरली मेरा एक्स इलेक्ट्रॉन जीरो में जिसमें बी इक्वल टू वी नॉट है, तो इसमें के टू की वैल्यू टू एम वी नॉट माइनस आ गई, तो ये मिनट एविंग वेव की इक्वेशन आ गई। तो वी हैव दिस टू इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये है रीजन टू के लिए, और सेकंड इक्वेशन ये है फॉर रीजन वन। ठीक है, तो हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन होती है, जो हमने बाउंड्री कंडीशन पहले पढ़ी थी कि जो मेरी साई ऑफ एक्स है बाउंड्री पे फाइनाइट होनी चाहिए, साई ऑफ एक्स कंटिन्यूस और फाइनाइट होनी चाहिए, फाइनाइट एंड कंटिन्यूस। और जो मेरी डेल ऑफ फाई ऑफ एक्स बाई डी एक्स है, ये भी मेरी फाइनाइट और कंटिन्यूस होनी चाहिए। और लास्ट केस था कि मेरा साई स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मेरा वन होना चाहिए। करेक्ट, तो हम लोग ये सारी कंडीशन को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं साई ऑफ एक्स को फाइनाइट। तो साई ऑफ एक्स को फाइनाइट करते हैं, तो फिर हमें पता है कि जैसे जैसे ये रीजन टू है, सपोज एक्स मेरा जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो मेरी वेव को फाइनाइट रहनी चाहिए। तो फिर जो भी वेव मैं रीजन टू में लिख रहा हूँ उसमें एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो वैल्यू आ रही है शुड बी इक्वल टू जीरो। तो जो मेरी इक्वेशन है, जैसे कि इसमें ये वाली जो है दिस इज द पॉजिटिव ट्रैवलिंग वेव, दिस इज द नेगेटिव ट्रैवलिंग वेव। तो फिर ये जो मेरी पॉजिटिव ट्रैवलिंग वेव है इसमें जो मेरी बी टू की वैल्यू होनी चाहिए दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, ताकि एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो मेरी वेव है साई ऑफ एक्स फाइनाइट हो। ठीक है, तो मेरी यहाँ से बी टू जीरो आ गई। सो दिस इज द कंडीशन कि मेरी बी टू जीरो आ गई। तो फिर जो मेरा साई टू ऑफ एक्स बचा, साई टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू ई की पावर माइनस के टू एक्स। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। अब इसमें दिस इज नॉट द ट्रैवलिंग वेव, व्हाई, बिकॉज इसमें cos x sin x का कंपोनेंट नहीं है, एंड इसमें जो इसकी एम्पलीट्यूड है वो डिके करिए। अगर मैं x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसका एम्पलीट्यूड लिखो, दिस विल बी इक्वल टू दिस साई ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू जीरो।
ठीक है, और ये जो रीजन डिफाइंड है ये जीरो से डिफाइंड है, तो एक्स की जो मिनिमम लिमिट हो सकती है वो जीरो से जो जीरो पे वैल्यू है, करेक्ट। एक्स माइनस इन्फिनिटी हो नहीं सकता क्योंकि हम लोग रीजन टू की बात कर रहे हैं, रीजन टू मेरा जीरो से इन्फिनिटी तक है, क्योंकि ये रीजन टू की इक्वेशन है, करेक्ट। इसमें एक्स की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी तक हो सकती है, तो इन्फिनिटी पे जो इनफाइनाइट बनाना था इसको वो टर्म मैंने जीरो कर दिया, और इसमें बी टू ऑफ जीरो बचा। ठीक है, तो फिर अब जो मेरी फाइनल वेव है ये आई, और ये मेरी डिकेइंग वेव है, ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है, इज नॉट वेव, इट्स एन एवेंसन वेव और डिकेइंग वेव। ठीक है, तो हमने पहला कंडीशन लगा दिया कि साई ऑफ एक्स शुड बी फाइनाइट, तो हमने दूसरा कंडीशन लगा दिया कि साई ऑफ एक्स शुड बी कंटिन्यूस। तो बाउंड्री कंडीशन एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो फिर साई वन ऑफ जीरो शुड बी इक्वल टू साई टू ऑफ जीरो। साई वन ऑफ जीरो मेरा क्या है जी, साई वन ऑफ जीरो, तो फिर ये वन होगा, ये भी वन होगा, तो फिर ए वन प्लस बी वन, और यहाँ पे अगर मैं जीरो करूँ तो ए टू, तो फिर ए वन प्लस बी वन इक्वल टू ए टू। ठीक है, दिस इज इक्वेशन वन। और दूसरा जो उसका डेरिवेटिव है दैट शुड बी कंटीन्यूअस, तो डेरिवेटिव को कंटीन्यूअस कर देते हैं हम लोग, डेरिवेटिव को कंटीन्यूअस करेंगे तो ऊपर वाला अपने आप ही कंटीन्यूअस हो जाएगा। फाइनाइट हम तो रीजन वन में जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट वाले वेव को, तो फिर ए वन वाला टर्म आएगा विद के वन एंड माइनस जे के वन विद बी वन के वन। ठीक है, तो फिर जो एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे हम लोग, जब इसको ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, वी विल गेट ओनली दिस जे के वन माइनस बी वन, राइट। फिर जब हम लोग साइड ऑफ एक्स लिखेंगे, साइड ऑफ एक्स की जो मेरी डिफरेंशियल वैल्यू है ये क्या होगी, ए टू जे, एक जे भी आएगा, ए टू जे ई की पावर माइनस के टू एक्स इंटू के टू। ठीक है, और एक माइनस है। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, तो जब हम लोग एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो बचेगा बस माइनस के टू, करेक्ट। एक जे भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो one second, अ, अच्छा वेट, एक एक चीज यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, बिकॉज जो मेरी वेव इक्वेशन है यहाँ पर, दिस विल बी पॉजिटिव के टू एक्स, क्योंकि जो मेरा यहाँ पर है इट इज ऑलरेडी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, बिकॉज सीरीज यहाँ पे जो प्लस है, तब ये जब डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस में वो करता हूँ तब जे आता है, और यहाँ पे ऑलरेडी मेरा प्लस है, तो फिर जब ये वाला चीज इधर जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, जो इसका सोल्यूशन यहाँ पे जे नहीं आएगा, तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जे नहीं आएगा, तो फिर सिमिलरली ये तो बी टू जीरो हो गया, यहाँ पे भी कोई जे नहीं आएगा, यहाँ पे भी कोई जे नहीं आएगा जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, माइनस के टू एक्स। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, तो डिफरेंशिएट किया तो फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। फिर जब मैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन को कंटिन्यूस करूंगा दे विल गेट दिस। ठीक है, तो फिर हमारे पास दो कंडीशन आ गई, एक कंडीशन आ गई हमारे पास दैट माई ए वन प्लस बी वन शुड बी इक्वल टू ए टू, एंड माई जे के वन ए वन माइनस बी वन शुड बी इक्वल टू के टू ए टू। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए फ्रॉम टू बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, अब हम लोग को इसके लिए सॉल्विंग को कोफिशिएंट्स है, तो हम लोग ए वन और ए टू के लिए और बी वन और बी टू के लिए सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर हम लोग क्रैमर्स रूल लगा के इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो डायरेक्ट सॉल्यूशन है वो गिवन है, तो इसका जो डायरेक्ट सॉल्यूशन है वो है दिस बी वन एंड बी वन इज इक्वल टू के टू स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर प्लस टू जे के वन के टू बाई के वन स्क्वायर प्लस ए वन और ए टू। अब इसमें हम लोग को फ्लक्स से मतलब है, अगर हम लोग को इंसिडेंट पार्टिकल निकालना है, जैसे कि जो मेरा बी वन है, व्हाट इज माई बी वन, ऊपर जाऊँ मैं, तो फिर माई बी वन, ये जो बी वन है दिस इज अ रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड वेव। कौन सी रिफ्लेक्टेड वेव की, जब ये जो मेरा इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है इस बैरियर पे हिट कर रहा है, तो फिर जो मेरी वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, इस वेव की रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है, इस वेव की जो मेरी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है दैट इज माई बी वन। तो जो बी वन है इट इज द रिफ्लेक्टेड फ्लक्स, तो फिर अगर मुझे रिफ्लेक्टेड फ्लक्स लिखना है तो मैं बी वन इंटू बी वन स्टार लिखूंगा, और जब मैं इस इक्वेशन में बी वन और बी वन स्टार करूंगा, लाइक बी वन इंटू बी वन स्टार, तो क्या होगा, फिर हो जाएगा के टू माइनस के वन स्क्वायर प्लस टू जे के वन के टू इंटू के टू स्क्वायर माइनस के वन स्क्वायर माइनस ऑफ टू के जे वन जे टू बाई ये वाले पूरे टर्म का स्क्वायर के वन प्लस के टू स्क्वायर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ए वन स्टार। ठीक है, तो एक्जैक्टली वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, तो रिफ्लेक्टिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अगर मेरे को डेंसिटी निकालनी है तो बी वन स्टार ए वन स्टार, और ये प्लस के जे वन माइनस के जे वन अपॉन दिस का होल स्क्वायर। तो वी डिफाइन द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, जब मैं इस टर्म को इसके नीचे ले आऊँ, वी गेट बी आर बाई बी वन दैट इज द रिफ्लेक्टेड वेव बाई इंसिडेंट वेव, बी आर बाई वी आई बी वन बाई ए वन स्टार। तो फिर जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, उस रेशियो को वी आर बाई वी आई से डिफाइन कर दूंगा, देन विल गेट आर, एंड आर इज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ये कितना इंसिडेंट हुआ डिवाइडेड बाय कितना रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब व्हाट वी डिफाइन कि कितने पार्टिकल्स इंसिडेंट हुए बाय कितने पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो गए, तो पार्टिकल नंबर या फ्लक्स बताने के लिए को मल्टीप्लाई विद द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज वी आर बाई वी आई। तो फिर अब वी आर और वी आई आर द रिफ्लेक्टेड वेलोसिटीज, तो हमें प्रूफ करना है कि वी आर और वी आई के बीच में क्या रिलेशन, तो फिर हमें पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी ई है, और इसके अंदर जो मेरा पोटेंशियल है वो वी नॉट है, और यहाँ पे मेरा पोटेंशियल जीरो है, मतलब जब मेरा वेव इस रीजन में ट्रेवल कर रहा है तब इसके पास कोई पोटेंशियल लॉस नहीं है, तो इसकी जो इंसिडेंट वेलोसिटी है वही कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव वेलोसिटी हो जाएगी क्लासिकली, बिकॉज कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं जा रहा। आप ऐसा समझो कि जिस स्पीड से वेव अगर आ रही है उसी स्पीड से रिफ्लेक्ट होगी, तभी तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। तभी तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर सपोज कोई इलेक्ट्रॉन, अगर अगर कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये मेरा पोटेंशियल बैरियर है और ये इंसिडेंट वेव, अगर मेरा कोई इलेक्ट्रॉन के अंदर चला जाता है देन देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी। therefore माय वी आर इज इक्वल टू वी आई, क्योंकि जो एनर्जी, इस एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता है कि जो मेरा के वन है, के वन इज इक्वल टू रूट टू एम ई बाई एच बार स्क्वायर, करेक्ट। तो जो ई है मेरा इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको और मैं अरेंज करूँ तो टू एम हाफ एम वी स्क्वायर बाई एच बार स्क्वायर इंटू के वन। ठीक है, इस पूरी चीज़ का अंडर रूट एम स्क्वायर वी स्क्वायर और हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एच बार स्क्वायर इज इक्वल टू के वन का अंडर रूट, देयरफॉर के वन इज इक्वल टू एम वी बाई एच बार। ठीक है, तो फिर इससे जो मेरी वेलोसिटी आ रही है दैट इज एच बार बाई के वन, एच बार के वन बाई एम। ठीक है, तो ये मेरी वेलोसिटी आ गई, इंसिडेंट वेलोसिटी आ गई।
सिमिलरली जब मैं वहाँ का वेलोसिटी निकालूंगा, जब मैं वी आर निकालूंगा, वी आर भी मेरा सेम ही होगा इस बार के वन इंटू एम, बिकॉज जो मेरी वेव है वो रीजन वन के लिए एग्जिस्ट कर रही है, रिफ्लेक्टेड वेव दोनों रीजन वन के लिए एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो इस केस में जो मेरा रिफ्लेक्शन फ्लक्स है वो वी आया, और जो मेरा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है आर इज इक्वल टू बी वन स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी रिफ्लेक्ट, ये मेरा इक्वल हो गया बी वन, दिस इज व्हाट माई बी वन स्क्वायर, और ये क्या मेरा ए वन स्क्वायर, करेक्ट। फिर जब मैं ये बी वन स्क्वायर और ए वन स्क्वायर जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा था, अगर जब मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, ये वाला, और इसमें जब मैं के वन, के वन, के टू स्क्वायर और के टू स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर की जब मैं वैल्यूज में डालता हूँ, वी गेट द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू वन। आर इज इक्वल टू वन, तो आर इज इक्वल टू वन क्या सजेस्ट करता है, आर इज इक्वल टू वन सजेस्ट दैट कि मेरी इंसिडेंट जो, अगर मेरी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वन होता है, इट सजेस्ट दैट कि मेरी इलेक्ट्रॉन जितनी इंसिडेंट हुई उतनी ही रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, मतलब देयर इज नो एनी टनलिंग, ठीक है। अब आप उसको उल्टा सोचो कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन टनल नहीं हुआ, देन दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन भी जीरो, क्या ए टू जीरो नहीं होना चाहिए था? अगर मेरी टनलिंग हुई नहीं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन था कोई फ्लक्स को क्रॉस किया ही नहीं, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से भी पता चल रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुए थे उतने के उतने रिफ्लेक्ट हो गए, बट जो मेरा ए टू है वो तो जीरो हो ही नहीं रहा, तो मतलब मेरा साइड टू एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं साइड टू एग्जिस्ट करा तो मैं बोलूँ कि साइड टू स्क्वायर भी एग्जिस्ट करेगा, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन रीजन टू इज आल्सो फाइनाइट, इट इज नॉन जीरो। तो मेरा क्लासिकल फिजिक्स बोल रहा है कि मेरा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वन है, तो मतलब जितने इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट में सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो गए, कोई भी इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं घुसा। बट मेरा जो क्वांटम फिजिक्स है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, वो कह रहा है कि नहीं, बाउंड्री कंडीशन मेट करने के लिए, क्योंकि मेरा दोनों नॉन जीरो होना चाहिए, और ए टू की वैल्यू भी फाइनाइट है, ए वन की वैल्यू भी फाइनाइट है, बी वन की वैल्यू भी फाइनाइट है, तो मेरा जो साइड ऑफ एक्स है वो भी फाइनाइट है, तो मेरा साइड ऑफ एक्स जो है, जो की प्रोबेबिलिटी है वो भी नॉन जीरो। तो फिर जो मेरी प्रोबेबिलिटी आ रही है क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू, वो नॉन जीरो आ रही है, बल्कि क्लासिकल फिजिक्स बोल रहा है कि जो मेरा इंसिडेंट है दैट इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड, देयरफॉर माय टनलिंग और माय पेनिट्रेशन कैन नॉट हैपन। So this was the classical contradiction जो quantum ने classical को contradict किया at this point. So it suggests that there is a finite probability of finding the electron inside the barrier even though it cannot cross it. This is quantum penetration and it is classically forbidden because जो मेरा r is equal to 1 it doesn't allow. So even my r is equal to 1, my psi 2 of this and this is not equal to 0, therefore the probability is not equal to 0. So the result r is equal to implies that all the particles in the potential area for E laser are eventually reflected. Particles are not absorbed or transmitted through the. This is entirely consistent with classical physics. ठीक है, बट माई टास्क वाई वी शुड कंसिडर दिस प्रॉब्लम क्वांटम मैकेनिक्स इंटीग्रल व्हाट हैपेंस इन रीजन टू वी हैव द इक्वेशन ऑफ दिस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ a2 that is this, and even though we have derived from the boundary condition for E less than the value of a2 is not equal to 0. If a2 is not equal to 0, then the density function is not equal to 0, and this implies that there is a finite probability of incident particle will penetrate the potential when exist in region 2. This implies the particle of power penetrating is another difference between classical and quantum mechanics. The quantum penetration is not classically allowed. This is a very important line. The quantum penetration the quantum penetration mechanism is not classically allowed. Even though there is a finite probability that the particle may penetrate the barrier, since the reflection coefficient in the region of the particle in region 2 must be eventually turn around and move back into the region 1. ठीक है, सो इसमें जो मेन जो लास्ट लाइन है इसमें ये बोला कि अच्छा ओके वी कांट हैव द इलेक्ट्रॉन, तो फिर अब इसको क्वांटम और क्लासिकल रिजल्ट्स को कंबाइन करके साइंटिस्ट ने क्या बोला कि मे बी ऐसा हो सकता है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो जो इंसिडेंट हुआ वो इस बैरियर को क्रॉस किया, इस बैरियर को क्रॉस करने के बाद टर्न अराउंड होकर वापस जितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया था उतना का उतना रिफ्लेक्ट हो गया। तो इससे क्या हुआ कि मेरा जो साइड ऑफ एक्स है वो भी मेरा नॉन जीरो रह गया, और जो मेरा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो भी वन हो गया। एक्जेक्टली वही लिखा हुआ है, ऑल्दो देयर इज अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल्स may penetrate the barrier, since the reflection coefficient in the region 1 is unity, the particle must eventually turn around and move back to the region 1. ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हमें पेनिट्रेशन डेप्थ बताना है किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो इंक्रीज कर रहा है पोटेंशियल बैरियर पे और जो ट्रैवल कर रहा है वेलोसिटी ऑफ दिस में। ठीक है, तो सबसे पहले वेलोसिटी से हम एनर्जी निकाल लेंगे ताकि हमें के निकाल सके, तो ई इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, ये 4.56 है, एन की वैल्यू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 11 केजी पर सेकंड केजी, और डी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इससे ये इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ गए, करेक्ट। अब इसके बाद हमें एज्यूम करना है कि जो मेरा पोटेंशियल बैरियर है जनरली ई इज लेस देन पी नॉट, तो एक काम करते हैं हम लोग, जो इस क्वेश्चन में इन्होंने गिवन नहीं था तो हम लोग ले लेते कि माई पी नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई। ठीक है, मतलब जो पोटेंशियल बैरियर है जिन इलेक्ट्रॉन से उससे ट्वाइस ज्यादा है। तो फिर जो मेरा वेव फंक्शन है, सपोज ये वाला मेरा सेकंड रीजन में वेव इक्वेशन होगा, तो हम लोग को ये एक्स पी है, तो हमें एक्स की ऐसी वैल्यू बतानी है कि जो मेरा साइड ऑफ एक्स है वो डिके कर जाए ई की पावर माइनस वन। तो फिर सपोज माई के टू डी इज इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस वन। ठीक है, तो फिर जो मेरी डेप्थ है डी दैट इज इक्वल टू वन बाई के टू, तो हमने वही कैलकुलेट करा, वन इज इक्वल टू डी टू एम ई माइनस ई, बिकॉज मैंने वी नॉट टू ई ली अपॉन में इज स्क्वायर, तो फिर डी इज इक्वल टू टू एम ई बाई स्क्वायर, therefore वन बाई डी इज इक्वल टू दिस, therefore माई वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू दिस, therefore जो मेरी पेनिट्रेशन डेप्थ आ गई वो ये आ गई। ठीक है, इसमें हमने एजम्पशन क्या माना, इसमें हमने एजम्पशन क्या माना कि जो मैं मान के चलो कि कब तक पेनिट्रेट करेगा वो जो डीके है दैट इज वन ई की पावर माइनस वन तक जब डीके करेगा, 63% डीके कर दिया, मैं मान रहा हूँ कि वेव अब टर्न अराउंड हो जाएगा। So the penetration distance approximately to the two lattice constants of the silicon. Example arbitrarily indicate e minus, we could have arbitrary e की power minus 2, but the result indication magnitude of the penetration है। हम e की power minus 2 भी ले सकते थे, e की power minus 3 भी ले सकते हैं, but e की minus 1 है क्योंकि it is lattice constant of two atoms of silicon जो semiconductor से अलाइन करने से। इसके बाद हमने एक अभी हमने स्टेप पोटेंशियल वाला केस देख लिया, दैट इज ओवर। हम लोग उसके बाद एक दूसरा केस देखने वाले हैं जिसमें जो मेरा पोटेंशियल बैरियर है दैट इज फाइनाइट। पहले हम लोग क्या ले रहे थे कि जो मेरा इसके पहले केस में ये पूरा का पूरा पोटेंशियल बैरियर है, तो अल्टीमेटली क्या होना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन अंदर घुसा उसको थोड़ी देर बाद टर्न अराउंड निकल के बाहर निकलना पड़ेगा। बट अब रीजन 3 में ऐसा नहीं है, रीजन 3 में व्हाट वी कैन हैव इज ऐसा हो सकता है कि मेरा रीजन 2 में पार्टिकल घुसा एंड बिफोर टर्निंग अराउंड ये रीजन 3 में घुस गया, तो इससे क्या होगा कि जो मेरा पार्टिकल जिसको रिफ्लेक्ट होकर वापस आना था वो नहीं आ पाएगा, इट विल टनल थ्रू। क्लासिकली फॉरबिडन है बिकॉज क्लासिकल फिजिक्स डज नॉट अलाउ कोई भी इलेक्ट्रॉन अंदर जाए। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ही जाए, तो यहाँ पे रीजन मिलने की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल जीरो है। बट सेमीकंडक्टर्स में
ऐसा होता है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअल है यहाँ पे अगर मैं कोई पोटेंशियल बेरियर है तो इलेक्ट्रॉन जो उसको टनल थ्रू कर लेता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द टनलिंग इफेक्ट। ठीक है, टनलिंग इफेक्ट कहते हैं इसको। एंड दिस टनलिंग इफेक्ट इज यूज्ड इन वेरियस डिवाइसेस नोन एज टनल डायोड्स, which are very important. RF RF में भी यूज होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज माइक्रोवेव में भी यूज होता है डिस्टेंस डाइज, एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस। सो दिस इज द पोटेंशियल बैरियर टनलिंग कि हमारे पास अब अगर हम लोग तीन रीजन के इक्वेशन लिखे, इसमें भी एक इक्वेशन, इसमें एक इक्वेशन, इसमें इसके लिए K1 K2 K3, और K1 K3 इक्वल होगा जो कि मेरा V नॉट यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, और यहाँ पे जो मेरा V नॉट है इट इज इक्वल टू V नॉट। ठीक है, तो साई वन ऑफ एक्स इक्वल टू ए A1, साइड इज इक्वल टू A2 B2, साइड इज इक्वल टू E3 B3, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें K1 K1। अब इस केस में देखो, इस केस में जो मेरी इक्वेशन ऑफ वेव आएगी वो प्लस जे माइनस जे नहीं आएगा, क्योंकि मेरा जो इक्वेशन है वो माइनस टू ई से चालू होता है। तो जो मेरी K1 आई वो ये आई, K2 मेरी ये आ गई। तो जो K3 है हमें वो बताना है, तो K3 को तो B3 को तो जीरो होना पड़ेगा जो कि फाइनाइट चाहिए हमें, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। अब जो बाकी टर्म्स उसमें हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं और दो बाउंड्री कंडीशन लगा सकते हैं। एक बाउंड्री कंडीशन लगे एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू, इसमें आप पहले साई ऑफ एक्स को फाइनाइट करो, इसमें भी साई ऑफ एक्स को फाइनाइट करो, और डेल साई ऑफ एक्स बाई डी एक्स को भी कंटिन्यूस करो। ठीक है, बोथ एट एक्स इक्वल टू जीरो और एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो फिर हम लोग इसमें ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बताएंगे, जो ट्रांसमिशन जैसे हमने उसमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बताया था, इसमें हम लोग ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैसे बता सकते हैं। इसमें हम लोग ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बता सकते हैं कि जो मेरी पॉजिटिव ट्रैवलिंग वेव है, पॉजिटिव ट्रैवलिंग वेव उसका स्क्वायर लाइक ए थ्री बार का स्क्वायर इंटू वी ट्रांसमिशन बाई जो मेरी इंसिडेंट इंसिडेंट कितनी थी मेरी पॉजिटिव ट्रैवलिंग वेव A1। ठीक है, तो वी आई बाई A1 स्टार। ठीक है, A1 A1 स्टार, तो ये मेरी क्या होगी, ये मेरी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हो गई। ठीक है, ये एनर्जी नहीं, दिस इज द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो हमने यहाँ पे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट डिफाइन किया GT बाई ए थ्री स्टार, और हमने देखा कि जो मेरी VT है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। तो जो हम लोग इसको इक्वेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली ये आएगा, जहाँ पे ए इज द माई लेंथ ऑफ द बैरियर, मेरी बैरियर की लेंथ क्या है। तो दिस इज द, जब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे तो ये जो टनल हो गया, टनल के बाद इट विल फॉलो द नॉर्मल वेव फंक्शन, जो कि कोई पोटेंशियल नहीं है, जो कोई पोटेंशियल लॉस नहीं हुआ, तो इट विल बी अ नॉर्मल ट्रैवलिंग। ठीक है, तो इक्वेशन 3 implies that there is a fine probability that the particle means the particle penetrate the brain. This is thermodynamic and it too contradicts the classical mechanics here, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में एट द फर्स्ट पॉइंट कि कोई इलेक्ट्रॉन, पहला बात तो कोई इंपिंज कर ही नहीं सकता, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा ही नहीं सकता। सपोज इसके अंदर गलती से इलेक्ट्रॉन चला भी गई, चुल भी रिफ्लेक्टेड पे, वो उसको क्रॉस तो कर ही नहीं सकता। तो दिस इज आल्सो क्लासिकली फॉर्बिडन। तो विल सी हाउ दिस क्वांटम मैकेनिक्स इज यूज्ड लाइक टनल डायोड में दिस फेनोमेनन इज यूज्ड। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं कि हमें टनलिंग डायोड का इक्वेशन गिवन है, तो हमें बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बताना है तो सबसे पहले वी विल कैलकुलेट द इक्वेशन। हमें हमें क्या क्या गिवन है, हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गिवन है, हमें पोटेंशियल बैरियर का विड्थ गिवन है, और हमें उसकी बैरियर का पोटेंशियल गिवन है। तो हमें पता है कि जो मेरी K2 वाली इक्वेशन थी यहाँ पर, दिस K2 इक्वेशन, दिस इज K2 इक्वल टू 2m V नॉट माइनस ई बाई बार स्क्वायर। तो इससे मेरी K2 की वैल्यू आ गई, चूंकि जो मेरी ये वाली वैल्यू है इसमें हमें K2 की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमें K2 की वैल्यू चाहिए, इसलिए वी कैलकुलेटेड द K2। और जो प्रोबेबिलिटी है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज द इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड बाय इंसिडेंट, तो ये इट इज सिमिलर टू माय प्रोबेबिलिटी। तो फिर जो मेरी प्रोबेबिलिटी आ रही है दैट इज एक्जेक्टली दिस, विल सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला 16 E by V naught, we calculated E is given, V naught is given minus 1 by E by V naught it is given, K2 we calculated, A we no, so we put everything and we get transmission of T is equal to this. So my this is equal to this, so this is the probability of transmission of an electron on the electron that crosses the tunnels through the diode. So this was the complete Schrodinger wave equation and the quantum mechanics in brief. अब इसके लिए I will suggest you कि if you want more knowledge then you can go and watch Mayank Srivastava's Snaptel video on YT, and do study Neiman after you have watched this video. Thank you.